विनोद क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में मुगल वंश की स्थापना, और स्थापना हो जाने के बाद पिछले के कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे बाबर ने मुगल सत्ता को स्थापित किया, लेकिन अधिक दिनों तक वह शासन नहीं कर सका। उसके बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था इसके जीवन परिचय के बारे में, और साम्राज्य के विस्तार हेतु इसके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध के बारे में भी हमने चर्चा किया था। आज के इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के कुछ अन्य सैन्य अभियान के बारे में, और अंत में पढ़ेंगे कुछ निर्णायक युद्ध के बारे में, जिसने लगभग मुगल सत्ता को एक तरह से भारत से उखाड़ करके फेंक दिया। तो शुरुआत किया जाए। हमने पढ़ा था पिछले कक्षा में कि 1532 ईस्वी में हुमायूं चुनार के किले पर, जो कि शेर खान के कब्जे में था, उस पर पहली बार घेरा डालता है। 4 महीने तक वह उसको घेरे रखता है, लेकिन वह उस किले को घेर नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि अंत में घबरा कर शेर खान जो है हुमायूं के साथ संधि कर लेता है। तो यह मसला वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन ये 1537 की बात है। शेर खान, जिसको हम लोग शेर शाह के नाम से जानते हैं, वह चुप बैठने वाला व्यक्ति, उसने क्या किया कि 1537 में वह बंगाल पर हमला कर देता है। और उस समय बंगाल का जो शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन महमूद शाह। उसने हुमायूं के यहाँ संदेशा भिजवाया कि आप हमारी सहायता कीजिए, शेर खान ने बंगाल पर हमला कर दिया है, अब इससे हमें बचाइए। लेकिन हुमायूं जो है समय पर नहीं पहुंच पाता है, और शेर खान बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है। अब जो है हुमायूं क्या करता है कि 1537 में ही वह शेर खान के किले पर, जिसकी पिछली बार वह जीत नहीं पाया था, संधि करके ही वह मसला समाप्त हो गया था, इस पर हमला कर देता है चुनार के किले पर। लेकिन शुरू में वह भेद नहीं पाता है, तो चुनार के किले को घेर लेता है, और लगभग 6 महीने तक वह इस किले को घेरे रखता है, और अंततः उसको चुनार के किले पर विजय प्राप्त होती है। जब चुनार का किला शेर खान से निकल जाता है, शेर खान के हाथ से, तो शेर खान जो है वह जान बचा करके वहां से भाग जाता है। और हुमायूं क्या करता है कि चुनार का किला जीतने के बाद वह आगे बढ़ते हुए बंगाल की तरफ चला आता है। बंगाल पर किसका कब्जा हो गया था? शेर खान। शेर खान कुछ नहीं भूलता है, आराम से बंगाल को अपने कब्जे में हुमायूं दे देता है, और कब्जे में लेकर के वह वापस सेना लेकर के दिल्ली की तरफ लौटने लगता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक जगह है चौसा, जो कि बक्सर जिले के अंतर्गत आता है। और ये चौसा जो है, ये दो नदियों के संगम पर स्थित है। एक तरफ से कर्मनाशा नदी आती है, और एक तरफ गंगा नदी है। कर्मनाशा जो है जा करके गंगा में मिलती है, तो 2 नदियों का संगम है। और यहाँ की कहानी उस समय की ये है कि चौसा में जैसे ही हुमायूं अपनी सेना लेकर के पहुंचता है बंगाल, जहां पर शेर खान हुमायूं के पहुंचने के बाद कुछ नहीं करता है, यहाँ पर अपनी सेना को ले करके खड़ा रहता है और उसका रास्ता रोक लेता है ना, हुमायूं का। वह उसे आगे नहीं बढ़ने देता है, और
वो इंतजार कर रहा होता है कि कब मानसून का समय है, यानी कि बरसात का समय कब आ रहा है, क्योंकि उसको पता था कि बरसात का समय आ जाएगा तो नदियां जो है जल से भर जाएंगी, चारों तरफ पानी ही पानी होगा। इस बात को शेर खां जानता था, क्योंकि वह बिहार का ही शासक था। लेकिन हुमायूं को इसका अंदाजा नहीं था कि मानसून के समय क्या क्या दिक्कतें यहाँ आ सकती है। अब जब मानसून का समय आता है तो शेर खां जो है अपनी सेना लेकर के कूच पड़ता है, हमला कर देता है हुमायूं की सेना को। और इससे जो है अचानक हमले से हुमायूं और उसकी सेना घबरा जाती है। वह सारी सेना जो है घबरा करके नदी में कूदने लगते हैं सब, अपनी जान बचाने के लिए। बहुतों की जान चली गई नदी में कूदने से, डूब करके मर गए, कुछ बह गए, यहाँ तक कि हुमायूं को भी अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा, गंगा नदी में, है ना। वो मर ही जाता, लेकिन स्थानीय एक व्यक्ति था, एक भिश्ती बोलते हैं नाव चलाने वालों के, तो निजाम नाम का एक व्यक्ति था। उसी ने जो है देखा कि एक आदमी जो है गंगा में डूब रहा है, उसी ने उसको उससे निकाला। हुआ नहीं जानता था कि यह भारत का बादशाह है हुमायूं। उसने उसकी जान बचाई और उसको वापस दिल्ली की तरफ भेजा। तो इस युद्ध को हम टोटा का युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ, यहाँ तक कि उसको अपने जान भी बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगर निजाम नामक व्यक्ति नहीं होता तो वह मर गया रहता, उसकी कहानी वही समाप्त हो जाती। इस तरह से शेर खान ने बुरी तरह से हुमायूं को टोटा का युद्ध में परास्त किया, और यहीं पर इस युद्ध को जीतने के बाद उसने अपना नाम रखा शेर शाह। 39 में बक्सर का युद्ध हारने के बाद वह दिल्ली की तरफ लौटता है। किसी भी शेर शाह क्या करता है, क्योंकि वह जान गया था कि हुमायूं अब बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि उसकी अधिकांश सेना जो है गंगा नदी में डूब करके मर गई थी, जो बची थी मार दी गई थी, थोड़ी बहुत बची थी। तो वह जानता था कि इसको अब भारत से खदेड़ना आसान होगा। तो जब वह दिल्ली की तरफ लौट रहा था तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कनौज। ये बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है, आज भी है। कनौज के पास वह हुमायूं को फिर से घेर लेता है। कब? 1540। कनौज में एक जगह है जिसका नाम है विलग्राम। इस युद्ध को हम लोग विलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ती है, और हुमायूं जो है बहुत बुरी तरह से पराजित होता है, और यहाँ से भी वो अपनी जान बचा करके इस बार हमेशा के लिए भारत को छोड़ देना पड़ता है। यह युग है कि वो 1540 में वहां से अपनी जान बचा करके भागता है। पहले वह राजस्थान के कुछ इलाकों में कुछ राजाओं के यहाँ शरण लेता है, फिर वह कुछ दिन सिंध प्रांत में रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि 1540 में कनौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं के जीवन में क्या क्या हुआ, 1540 से 43 तक के बारे में जाने। कनौज का युद्ध हारने के बाद वह 1541 में उसकी शादी होती है, निकाह जिसको बोला जाता है। उनकी शादी होती है, एक सिया मौलवी थे जिनका नाम था अली अकबर जामी। इनकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो। इसके साथ इसकी शादी होती है 1542 में राजा बीर साल के महल में। हमीदा बानो ने एक बेटे को जन्म दिया,
जिसका नाम रखा गया अकबर। हुमायूं के बाद आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ये एक महान शासक था। 1543 में वह ईरान चला जाता है। ईरान जो कि मध्य एशिया में है, और वहां का जो शासक था जिसका नाम था तहमास, उसके यहाँ शरण लेता है। हम लोग देखते हैं कि 1540 से लेकर के 1543 तक हुमायूं जो है निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, इधर से उधर भटकता रहता है, और 1543 में ईरान में तहमास के यहाँ शरण लेता है, और उसी के सहयोग से 1545 में वह अपने भाई, आपको याद होगा कि पिछला कक्षा में हम बताए थे कि अपने भाई को, कमरान नामक भाई था, जिसको काबुल और कंधार दे दिया था शासन करने के लिए, लेकिन जब इसके पास बुरा वक्त आता है तो इसका कोई भाई इसको मदद नहीं करता है ना। इसलिए यह समझ गया था कि भाई जब हमारा सहयोग नहीं किया तो इनका सहयोग करने से हमें क्या फायदा। तो वह ईरान के राजा के सहयोग से काबुल और कंधार जो इसने अपने भाई को दिया था उस पर हमला करता है, और उसको अपने कब्जे में लेकर के एक जगह शासन करने के लिए वह बना लेता है। लेकिन इधर क्या हुआ था कि 1540 में कनौज का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह जो है अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित, दिल्ली का बादशाह घोषित करता है ना। सूर्यवंश का शासन स्थापित करता है। वह भी बड़ा ही प्रतापी शासक था। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे शेर शाह के बारे में। पूरी तरह से मुगल वंश का खात्मा हो जाता है। 1540 से 1545 तक शेर शाह शासन करता है। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वे उतने योग्य नहीं थे, है ना। ये उतने योग्य नहीं थे जितना शेर शाह था। और 1555 में इसी का फायदा उठाता है कौन? हुमायूं। दो युद्ध लड़ता है 1555 में। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा कहाँ है? तो ये पंजाब में, और वहां का शासक जो था उस समय इब्राहिम सूर था। वहां पर मच्छीवाड़ा के युद्ध में इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच एक संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। इस युद्ध में इब्राहिम सूर हार होती है। उसी साल 1555 में दिल्ली का जो बादशाह था उस समय, उसका नाम था सिकंदर, उसके ऊपर यह हमला करता है। सरहिंद का युद्ध दोनों के बीच में होता है, और इस युद्ध में सिकंदर सूर पूरी तरह पराजित होता है, और हुमायूं को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। अब जानेंगे हम लोग हुमायूं से संबंधित प्रमुख तथ्य, है ना। 1555 में देखिए, इसमें दो बार जो है दिल्ली को अपने शासन में लिया था। मतलब इसका शासन का दो बार रहा। एक तो हमने पढ़ा कि 1520 से लेकर के 1540 तक, और 1540 से जब वह भागता है तो 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर फिर से मुगल वंश का शासन स्थापित करता है। लेकिन उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि एक साल के बाद वह दिल्ली की दिन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वह गिर जाता है, और गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो इसी संबंध में एक इतिहासकार है जिनका नाम है लेन कुल। उनका कहना है कि हुमायूं जीवन भर इधर उधर भटकता रहा, और अंत में उसकी मृत्यु भटकने के कारण ही हुई, है ना। अब आइए थोड़ा जानते हम हुमायूं से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। इसने हुमायूं के जीवन पर
एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हुमायूंनामा। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और ज्योतिष में विश्वास करने के कारण वह हर एक दिन, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और इस मकबरे का जो वास्तुकार था उसका नाम था हीराक मिर्जा दिया। इस तरह से आज हुमायूं का पूरा जीवन परिचय से लेकर के उसके शासन काल तक का हमने इस कक्षा में अध्ययन कर लिया। पिछले कक्षा का यदि आप फिर से अच्छी तरह अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको आप हम फिर से देखा कीजिए। वीडियो को इधर उधर हटा करके बढ़ा करके आप उसको अच्छी तरह देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त करिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।